वेलकम, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। मैं हूँ घनश्याम शर्मा और दिनांक 28 और 29 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स की कक्षा लेकर के और आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हमारी ये जो करंट अफेयर्स है, इनके अगर पीडीएफ में आप नोट्स चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं आरएस जंक्शन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से, और वहाँ से जो है आप अपना ये नोट्स वहाँ से जो है एक पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। जनवरी 2020 से जून 2020 का, और उसके बाद हर 2 महीने के एडिशंस जो हैं वहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। 106वां प्रश्न है, किसानों के लिए फल और सब्जियों के न्यूनतम दाम तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो दोस्तों, एक ऐसा राज्य जहां पर अब किसानों को अपनी फसल के लिए, अर्थात जो सब्जियां और फल हैं जिनको हम हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत लेते हैं, उनके लिए जो है उनको सही दाम मिल पाएंगे, और ये काम किया है केरल ने। तो केरल के द्वारा फल और सब्जियों के न्यूनतम दाम तय किए हैं, और इन दामों को तय करते समय ये ध्यान रखा गया है कि फल और सब्जियों के जो न्यूनतम दाम है ये लागत से 20% ज़्यादा हों। अर्थात अगर 10 रुपए का लागत उसमें आ रही है तो कम से कम 12 रुपए इसके दाम रखे जाएं। फिलहाल सरकार ने 16 फल सब्जियों के दाम यहाँ पर तय किए हैं। इसके अलावा खाने पीने की 21 चीज़ों पर भी एमएसपी को तय किया है। योजना की शुरुआत 1 नवंबर से की जाएगी, और तब तक राज्य में उत्पादित सभी सब्जियों के दाम भी तय कर दिए जाएंगे। हालांकि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को होगा जो 15 एकड़ तक की भूमि में खेती करते हैं। इससे कम वालों को, इससे ज़्यादा को नहीं होगा। राज्य में इसे बेचने के लिए 1000 स्टोर भी खोले जाएंगे, ताकि न केवल एमएसपी पे खरीद की जा सके, बल्कि इसके साथ साथ इन वस्तुओं को त्वरित रूप से जो ग्राहक हैं वहां तक भी पहुंचाया जा सके। केरल के बाद और भी ऐसे राज्य हैं जैसे पंजाब, महाराष्ट्र और कर्नाटक, वहां पर भी किसानों द्वारा इसी तरह से फल सब्जियों के लिए न्यूनतम दाम तय करने की मांग की जा रही है। तो एक उत्कृष्ट जो है नवाचार यहाँ पर केरल के द्वारा किया गया, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप सभी ने कल ये सुना होगा, तीसरा भारत अमेरिका 2+2 वार्ता जो है वो आयोजित की जा रही है भारत में, और इसी दौरान भारत और अमेरिका के बीच इस मंत्री स्तरीय बैठक में एक विशेष समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, और ये अमेरिका के साथ है। तो नाम क्या है? बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करें, ये प्रश्न बनने लायक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो बेसिक ये जो एग्रीमेंट है इसको यहाँ पर अंजाम दिया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर। देखो होता क्या है, 2+2 वार्ता जब भी होती है तो दरअसल इस वार्ता में दो, एक तो आपके रक्षा मंत्री और दूसरे में विदेश मंत्री, एक साथ दोनों मंत्रालय के मंत्री दूसरे देश के दोनों मंत्रालय के मंत्रियों के साथ में बैठक करते हैं। तो माइक पोम्पियो और मार्क एस्पर ने जो है भारत में एस जयशंकर और राजनाथ सिंह से मुलाकात की, क्योंकि रक्षा और विदेश ये दोनों ही एक साथ कार्य करने वाले मंत्रालय हैं, दोनों ही मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। और इसी दौरान दोनों देशों के बीच इस बेका सैन्य समझौते को लेकर के सहमति बनी। इसके बारे में और जानकारी मैं आपको दूं तो बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट दरअसल रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों को एक साथ लाता है, इनकी सेनाओं को एक साथ लाता है। तो अमेरिका का रक्षा विभाग और भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय दोनों मिलकर के जियो स्पेटियल अर्थात भू स्थानिक तरीके का ये एक सहयोग है, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग, रक्षा सूचना साझा करने, सैन्य बातचीत और रक्षा व्यापार के समझौते शामिल हैं। अलग अलग 3 समझौते हैं। इस समझौते से भारत को अमेरिका की ओर से सटीक जियो स्पेटियल डाटा मिलेगा। मतलब अगर हम किसी लोकेशन पर कुछ टारगेट अटैक करना चाहते हैं, कुछ ऑपरेशंस को देखना चाहते हैं, तो उसके बारे में रियल टाइम डेटा हमको यहाँ से मिलेगा, जिसका इस्तेमाल मिलिट्री ऑपरेशंस में किया जाएगा। इसके बाद दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ेगा, और अमेरिकी सैटेलाइट द्वारा जुटाई गई जानकारी भारत के लिए हो सकेगी, क्योंकि अमेरिका अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग करते हुए अभी तक बहुत से मिलिट्री ऑपरेशंस को जो है अंजाम विभिन्न क्षेत्रों में देते हुए आ पाया है। इसके साथ ही अमेरिका के संवेदनशील संचार डेटा, जो उनका कम्युनिकेशन डेटा है, वो भी भारत को मिल पाएगा, जिससे कि युद्ध में मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान भारतीय सेना में बेहतर संचार की उपलब्धता होगी। इससे भारतीय मिसाइलें भी सटीक और बेहद कारगर रूप से काम कर पाएंगी। भारत को अमेरिका से प्रेडेटर बी जैसे सशस्त्र ड्रोन भी इसमें मिलेंगे। घातक हथियारों से लैस ये प्रेडेटर ड्रोन दुश्मन के ठिकानों पर पता लगाकर तबाह करने में सक्षम है।
कई बार आतंकी ठिकानों पर इसके द्वारा आक्रमण किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वर्ष 2020 के लिए डॉक्टर तुलसीदास चुघ पुरस्कार जो कि राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा दिया जाता है, उसके लिए डॉक्टर सतीश मिश्रा को चुना गया है। डॉक्टर सतीश मिश्रा की मैं बात करूं तो वे लखनऊ स्थित CSIR-CDRI अर्थात डिवीजन ऑफ मॉलिक्यूलर पैरासिटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी जो विभाग है CDRI का, उसमें प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं और उन्हें यह अवार्ड दिया गया है मलेरिया नामक जो परजीवी है उसके जीवन चक्र की प्रक्रिया को समझने के लिए किए गए शोध के लिए। चिकित्सा क्षेत्र में लगातार मलेरिया जैसी बीमारियों के उन्मूलन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मलेरिया परजीवी जो है उसके जीवन चक्र को जानने का प्रयास किया। ये मलेरिया परजीवी पहले मच्छर में और उसके बाद में वहां से स्तनधारियों के शरीर में पहुंचता है और किस प्रकार से ये संक्रमण होता है वो चरणों का इन्होंने सीक्वेंसिंग करने का काम किया है। तो एक कोऑर्डिनेटेड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है उसे बनाने के लिए इन्होंने शोध किया और इसीलिए इनको डॉक्टर तुलसीदास चुघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तकनीक का प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है हर क्षेत्र में। इसी क्रम में देश का एक हवाई अड्डा है जहां पर देश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए भी कागज रहित ई बोर्डिंग की सुविधा शुरू की गई है। कागज रहित मतलब पेपरलेस, अर्थात वहां पर अब किसी तरह की आपको कागजी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। आप जो है ऑनलाइन ई बोर्डिंग का लाभ उठा सकते हैं और यह है हैदराबाद। दोस्तों हैदराबाद स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जो इंटरनेशनल की फ्लाइट्स हैं उनके लिए भी अब कागज रहित ई बोर्डिंग मिलेगी और भारत का पहला हवाई अड्डा ये बन गया है। GMR समूह इसका नियंत्रण करता है और इससे पहले भी वो घरेलू यात्रियों को ई बोर्डिंग की सुविधा घरेलू उड़ानों के दौरान देता रहा है। हालांकि ये सेवा अभी केवल इंडिगो एयरलाइंस की चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए ही उपलब्ध है, लेकिन इस तरह से ई बोर्डिंग मिलने से न केवल यात्रियों के समय की बचत होगी बल्कि इसके साथ साथ जो है सही समय पर यात्री अपनी सुगम यात्रा को कर सकेंगे। दोस्तों लगातार निचले वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाते हैं और इसी क्रम में एक और प्रयास निम्नलिखित में से कौन से एक मेट्रो के सेक्टर 50 स्टेशन को ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए समर्पित स्टेशन में विकसित किया है। ट्रांसजेंडर समुदाय देश का एक महत्वपूर्ण समुदाय जो कि 4 समुदायों को अपने अंदर सम्मिलित करता है। LGBT, ठीक है, LGBT अर्थात लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर। LGBT समुदाय जो है उन समुदायों को देखते हुए और ट्रांसजेंडर समुदाय को देखते हुए एक समर्पित स्टेशन बनाया गया है सेक्टर 50 का, जिसका नाम जो है इसको दिया गया है प्राइड स्टेशन भी इसको बोला गया है। ठीक है, प्राइड स्टेशन के नाम से इसको बनाया गया। नोएडा का सेक्टर 50 है जहां पर ये स्टेशन विकसित किया गया है। इसके अलावा ऑफिशियल रूप से इसको रेनबो स्टेशन भी कहा जा रहा है। तो प्राइड और रेनबो इन दोनों नामों से इसको कहा जा रहा है। नोएडा मेट्रो का सेक्टर 50 का ये स्टेशन है जिसे इसे समर्पित किया है। पहले इसको पिंक स्टेशन बनाया गया था तो क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार की कर्मचारी महिलाएं थी, लेकिन अब जो है वहाँ पर टिकट कर्मी से लेकर के और जो हाउस कीपिंग सर्विसेज है वहाँ तक ट्रांसजेंडर्स को ही भर्ती दी गई है। इस दौरान ट्रांसजेंडर समुदाय के 6 सदस्य भी मौजूद रहे जिन्हें NMRC द्वारा जो है मेट्रो स्टेशन पर सेवा के लिए भर्ती किया गया है। स्टेशन उत्तर भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय का पहला मेट्रो स्टेशन है और इसी के साथ ट्रांसजेंडर समुदाय को भी देश की मुख्य धारा में जोड़ने का काम, समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम इससे आगे बढ़ेगा। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स जिस पर मैंने आपसे चर्चा की। इसी तरह से आप बने रहिए मेरे साथ और लाभ उठाइए हमारे सभी कोर्सेज का जो अवेलेबल है आपके गूगल प्ले स्टोर पर। डाउनलोड कीजिए हमारी RS जंक्शन एप्लीकेशन और बने रहिए इसी तरह हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।